इंडिया के शहर आगरा में एक ऐसी प्यार की निशानी मौजूद है जिसे आज पूरी दुनिया ताज महल के नाम से जानती है। 42 एकड़ में फैला हुआ, दूर से ही चमकता हुआ ये मकबरा जहां अपने अंदर खूबसूरती के बागीचे सजाए हुए हैं, वहीं इसके ऊपर गम और उदासी के कई बादल अभी तक मंडरा रहे हैं। दोस्तों, लगभग 400 साल पहले बनाई जाने वाली ये खूबसूरत बिल्डिंग जहां अपने दौर की सबसे बड़ी और सबसे शानदार बिल्डिंग हुआ करती थी, वही आज इसको दुनिया के वंडरों में से जाना जाता है। इस आलीशान स्ट्रक्चर को बनाने में 20,000 मजदूरों ने दिन रात खून पसीना बहाया, और वो भी 1 या 2 सालों तक नहीं, बल्कि पूरे 22 सालों तक। अगर आज के दौर में इसकी कीमत का अंदाजा लगाया जाए तो संगमरमर का ये अनमोल मकबरा हैरत अंगेज तौर पे $1 बिलियन यानी 7,500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा महंगा है, क्योंकि इस बिल्डिंग में मुगल आर्किटेक्ट ने अपने हुनर की कई ऐसी निशानियां छोड़ी थी जिनकी दुनिया के टॉप इंजीनियर भी आज तक तारीफ करते हैं। इस बिल्डिंग को ऐसे डिजाइन किया गया, जब मेन गेट के पीछे से इसको देखा जाता है तो ये काफी बड़ी लगती है, लेकिन जैसे ही मेन गेट की तरफ बढ़ा जाता है तो ऑटोमेटिकली इसका साइज छोटा होता जाता है। दिमाग को चकरा देने वाली ये कोई पहली ट्रिक नहीं थी जो मुगल आर्किटेक्ट ने इस्तेमाल की हो। इसके गिर्द चारे मीनारों को बिल्कुल सीधा खड़ा नहीं किया गया, बल्कि ये मीनार बाहर की तरफ ये थोड़ा झुके हुए, क्योंकि अगर इनको सीधा खड़ा किया जाता तो दूर से दिखने पर ये अंदर की तरफ झुके हुए लगते, जैसा कि आप इन मस्जिदों में आप देख सकते हैं। इन मीनारों को बाहर की तरफ झुकाने का एक और रीजन भी था, और वो ये था, अगर खतरनाक अर्थक्वेक की सूरत में अगर ये मीनार गिरे भी तो ये बाहर की तरफ गिरकर ताजमहल पर एक आंच भी ना आने दे। लेकिन आखिर माजरा क्या था? इसको बनाने वाले किसी सूरत में इस पर एक खराज भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। ताजमहल के वो कौन कौन से राज थे जिनको 400 साल पहले छुपाने की कोशिश की गई थी, और जब उस दौर में कंक्रीट या स्टील ही नहीं हुआ करता था तो आखिर इस आलीशान मकबरे और इस पर मौजूद 40 मीटर ऊंचे डोम को कैसे बनाया गया? ये सब और इससे भी ज्यादा आप जान सकेंगे इस वीडियो में। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, ये मामला स्टार्ट हुआ था सन 1607 में, जब इंडिया और पाकिस्तान के इस खित्ते में मुगल एम्पायर का राज हुआ करता था। इस दिन मुगल शहंशाह का सबसे छोटा बेटा शहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम 15 साल का हो चुका था, और उसी की सेलिब्रेशन के लिए आगरा फोर्ट में एक आलीशान पार्टी रखी गई थी। खुर्रम मुगल शहंशाह को सबसे ज्यादा प्यारा था, इसी वजह से इसके हर जन्मदिन पर इसको हीरे जवाहरात और सोने से तोला जाता था। यानी से जितना वजन शहजादे खुर्रम का होता था उतना ही खजाना उसके नाम कर दिया जाता था। लेकिन इस जन्मदिन पर कुछ और भी खास होने वाला था। मुगल शहंशाह ने शहजादे खुर्रम की शादी अपने एक वकील की बेटी के साथ कर दी, जिसको मुमताज महल के नाम से जाना जाता है। मुमताज और खुर्रम को पहले दिन ही एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत हो चुकी थी, और उस वक्त ये किसी को भी नहीं मालूम था इस मोहब्बत का बोलबाला हमेशा के लिए रहने वाला है। अगले 10 सालों तक शहजादे ने कई जंगें लड़ी और उनमें भरपूर कामयाबी हासिल करी। इसी वजह से शहंशाह ने खुश होकर उनको शाहजहां के लक़ब से नवाजा, जिसका मतलब है दुनिया का बादशाह। शाहजहां की टोटल 6 बीवियां थी जो आगरा फोर्ट के हरम में ही रहती थी। इन 6 में से शाहजहां सबसे ज्यादा मोहब्बत मुमताज से ही करते थे, और यही वजह थी उनका ज्यादातर वक्त मुमताज महल के साथ ही गुजरता था। वक्त तेजी से गुजरता जा रहा था, और 4 सालों के बाद यानी 1621 में मुगल शहंशाह अचानक चल बसे। शाहजहां जो पहले से ही काफी फेमस हो चुके थे, जो शहंशाह के चहीते बेटे भी थे। 1628 में यानी बाप की मौत के 7 सालों बाद उसने शहंशाह की गद्दी संभाली। पूरी मुगलिया सल्तनत अपने नए शहंशाह से बेहद खुश नजर आती। ये वो पीरियड था जब मुगल अंपायर अपने पूरे उरूज पर थी, यानी पूरे इंडिया पाकिस्तान के साथ साथ अफगानिस्तान के भी कई हिस्सों में मुगलिया सल्तनत का राज हुआ करता था।
سارے فیصلے شاہجہاں خود کرتا تھا، جبکہ ممتاز محل پیچھے رہ کر شاہجہاں کو مشورے دیا کرتی تھی۔ لیکن کسی کو بھی اس بات کا علم نہیں تھا یہ خوشیاں ان قریب ماتم میں بدلنے والی ہے۔ گدی سنبھالے ابھی 1 ہی سال ہوا تھا کہ ایک بار پھر سے مغل امپائر کو دشمنوں کا سامنا کرنا پڑ گیا۔ اگلے 2 سال جنگ چلتی رہی اور شاہجہاں کو اس جنگ میں بھی بھرپور کامیابی نصیب ہوئی۔ لیکن شاہجہاں ابھی اس کامیابی کا جشن مناتے، لیکن ان کو ایک افسوسناک خبر سے آگاہ کیا گیا۔ ممتاز محل جو شاہجہاں 14ویں بچے کو جنم دے رہی تھی، اس کی حالت بگڑ گئی اور 17 جون سن 1631 کو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس دنیا سے چل بسی۔ پوری مغلیہ سلطنت کا جشن دیکھتے ہی دیکھتے ماتم میں بدل گیا۔ یہ خبر جو شاہجہاں پر آنکھ بن کے گری تھی، اس نے تو جیسے ان کی دنیا ہی ختم کر ڈالی۔ شاہجہاں کی سب سے پہلی محبت اور ان کی سب سے عزیز بیوی ممتاز محل اس دنیا سے رخصت ہو چکی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ اس غم کی پرچھائی نے شاہجہاں کو کالے اندھیرے میں ڈھکیل دیا تھا۔ اگلے 8 دنوں تک انہوں نے کچھ نہیں کھایا اور اگلے 2 سالوں تک نہ کوئی موسیقی سنی اور نہ کوئی پرفیوم لگایا۔ ممتاز محل نے مرنے سے پہلے ایک آخری خواہش کی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ ان کی قبر دنیا کے سب سے خوبصورت مقبرے میں بنائی جائے۔ اس ٹاسک کو اور ممتاز محل کی آخری خواہش کو پورا کرنے کے لیے شاہجہاں نے اپنی ساری دولت اور پوری زندگی وقف کرنے کا ارادہ کر لیا۔ ممتاز کے گزرنے کے 6 ماہ بعد یعنی 1632 میں ہی تاج محل کی کنسٹرکشن کا کام شروع کر دیا۔ قریب 20,000 سے بھی زیادہ مزدور پتھر تراش کرتے اور کاریگروں کو پوری سلطنت سے اکٹھا کیا گیا۔ لشکروں کے لشکر شاہجہاں کے حکم پر آگرہ بلا دیے گئے تھے۔ کیونکہ ممتاز کی قبر یمنا ریور کے برابر موجود تھی، اسی وجہ سے اس جگہ پر دنیا کی سب سے خوبصورت بلڈنگ بنانا کافی مشکل ٹاسک تھا۔ ریور کے کنارے زمین کافی سافٹ ہوتی ہے اور اگر یہاں کھدائی کا کام کیا گیا تو پانی کا بہاؤ تاج محل کی فاؤنڈیشن کو بھی نقصان پہنچا سکتا تھا۔ اس مسئلے سے نپٹنے کے لیے مغل انجینئر نے یہاں سب سے پہلے زمین کے اندر کئی کنویں کھدوانا شروع کیے۔ مزدور یہ کنویں تب تک کھودتے رہتے جب تک کچھ زمین نظر نہ آ جاتی۔ ان کنووں کو پتھروں اور گاروں سے بھر دیا گیا اور پھر اس کے اوپر پتھروں کے بڑے بڑے کالمز کھڑے کیے گئے۔ اس سارے کام کو انجام دینے کے لیے مزدوروں کے ساتھ ساتھ ہاتھیوں کی ایک بہت بڑی فوج کو بھی استعمال کیا گیا۔ مغل انجینئر کی یہ ٹرک کام کر چکی تھی اور اب ایک ایسی مضبوط فاؤنڈیشن تیار تھی جو نرم زمین پر بھی فولاد بن کر کھڑی تھی۔ فاؤنڈیشن کے بعد اب باری تھی اب ایسی بلڈنگ ڈیزائن کی جو آج سے پہلے کسی نے بھی نہ دیکھا ہو، ایک ایسا ڈیزائن جو پچھلے سارے ریکارڈ توڑ ڈالے۔ تاج محل کے ڈیزائن کا آئیڈیا شاہجہاں نے اپنے باپ دادوں کے مقبروں سے لیا تھا۔ باپ کے مقبرے سے میناروں کا آئیڈیا لیا گیا، دادا کے مقبرے سے بلڈنگ کور کا آئیڈیا لیا گیا اور اپنے انکل کے مقبرے سے ڈوم کا آئیڈیا لیا گیا۔ اور جب ان سب کو کمبائن کیا گیا تو ایک شاندار اور ایک عالیشان ڈیزائن ابھر کر سامنے آئی۔ بلڈنگ کے اسٹرکچر کو بنانے کے لیے لاکھوں نہیں کروڑوں اینٹیں موقعوں پر ہی بیک کی گئی۔ یہ سب اتنا آسان نہیں تھا اور اس میں لاکھ تعداد پیسے بھی بہائے جا رہے تھے۔ ہر گزرتے دن شاہی خزانہ تیزی سے خالی ہوتا جا رہا تھا، لیکن شاہجہاں کو کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی، بس ان کو یہ کام ہر قیمت پر کمپلیٹ کرنا تھا۔ کہا جاتا ہے تاج محل کی کنسٹرکشن میں اتنے زیادہ لوگ لگائے گئے تھے کہ ان کی وجہ سے آس پاس کے علاقوں میں کھانا پینا ختم ہو گیا تھا۔ 20,000 مزدوروں اور کاریگروں کی ڈیمانڈ پوری کرنے کے لیے شاہجہاں نے آس پاس کے تمام علاقوں سے اناج آگرہ منگا لیا گیا تھا۔ کئی سالوں کی محنت کے بعد بلڈنگ کا اسٹرکچر کمپلیٹ ہو چکا تھا اور اب باری تھی اس کو سنگ مرمر سے سجانے کی۔ یہ سنگ مرمر آگرہ سے 400 کلومیٹر دور راجستھان سے منگایا جانا تھا، کیونکہ یہاں کا مکرانہ ماربل آج تک دنیا کا فائنسٹ ماربل مانا جاتا ہے۔ شاہجہاں نے تاج محل کے لیے پورا مکرانہ ماربل ریزرو کر لیا تھا، یعنی جب تک تاج محل کی ڈیمانڈ پوری نہیں ہو پائے گی تب تک کسی کو بھی یہ ماربل خریدنے کی اجازت نہیں تھی۔ 1000 ہاتھیوں کی مدد سے ہزاروں ٹن وزنی ماربل راجستھان سے آگرہ منگایا گیا۔ تاج محل کا یہ خوبصورت ڈوم
इतना बड़ा है कि इसका अंदाजा सिर्फ आंखों से देखकर ही लगाया जा सकता है। आजकल इस तरह के डोम बड़ी आसानी से स्टील स्ट्रक्चर पर बनाए जा सकते हैं, लेकिन 400 साल पहले 40 मीटर ऊंचे डोम को बनाने में उनके पास सिर्फ पत्थरों का ही सहारा था। इस डोम को बनाने में मुगल इंजीनियर्स ने जो स्ट्रेस कैलकुलेशन की थी, उसकी आज के इंजीनियर्स भी बहुत तारीफ करते हैं। ताजमहल की फिनिशिंग के लिए इसको पेट्रिया डोरा या परचिनकारी से डेकोरेट किया जाना था। पेट्रिया डोरा एक ऐसी कलाकारी को कहा जाता है जिसमें कीमती पत्थर को मार्बल के अंदर तराश कर लगाया जाता है। मार्बल को बड़ी महारत और बड़ी बारीकी से कीमती पत्थर की शेप के हिसाब से तराशा जाता है और फिर उसमें पत्थर को ग्लू से जरिए चिपकाया जाता है। ताजमहल पर इस्तेमाल होने वाली ग्लू कोई आम ग्लू नहीं थी। काफी रिसर्च और लेबोरेटरी टेस्ट के बाद मालूम पड़ा ये ग्लू शीरा, लेमन जूस और संगमरमर पाउडर को मिलाकर बनाई जाती थी। वही सेम ग्लू आज भी ताजमहल की रिनोवेशन के लिए इस्तेमाल की जाती है। ताजमहल की खास बातों में एक बात ये भी है कि ये दिन में 4 मर्तबा अपने रंग बदलता है। सूरज निकलने से पहले ये बिल्कुल ब्लैक शेड देता है। सूरज निकलने के बाद ये लाइट येलो और पिंक शेड देता है, जबकि दोपहर के वक्त ताजमहल की खूबसूरती का नया रूप देखने को मिलता है। नीले आसमान पर जैसे मोती चमक रहा हो और सनसेट के वक्त ये पूरी बिल्डिंग गोल्डन कलर की दिखाई देती है। पूरे 22 सालों के बाद सन 1664 में ताजमहल की कंस्ट्रक्शन का काम मुकम्मल कर लिया गया। शाहजहां अपनी बेगम की याद में दुनिया का सबसे खूबसूरत मकबरा बनाने में कामयाब हो चुका था। शाहजहां ने इस आलीशान इमारत का नाम अपनी पसंदीदा बीवी की याद में ही रख दिया। मुमताज महल से इसका नाम ताज महल रख दिया। हर साल शाहजहां मुमताज की बरसी पर यमुना रिवर के जरिए ताज महल पे जाया करते। ये ताज महल की ऐसी इंटरेस्ट थी जिसको सिर्फ शाही खानदान के लिए ही बनाया गया था। इस इंटरेस्ट की दीवारों पर दिलकश नक्काशी का काम किया गया था, जो शायद सिर्फ शाही आंखों के देखने के लिए ही किया गया था। शाहजहां का ये महंगा तरीन प्रोजेक्ट कंप्लीट तो हो गया था, लेकिन इसने मुगलिया सल्तनत को तबाही के किनारे पे ला खड़ा किया। 4 सालों के बाद यानी 1658 को शाहजहां और मुमताज के अपने ही बेटे ने शाही तख्त उलट दिया और खुद मुगल एम्पायर का शहंशाह बन गया। शाहजहां जो पिछले 30 सालों से इस तख्त पर राज कर रहे थे, उसको कैदी बनाकर आगरा फोर्ट में बंद कर दिया गया। सिर्फ एक फैसिलिटी ऐसी थी जो शाहजहां को दी गई, और वो ये थी कि जिस कमरे में बंद किया था उसकी खिड़की से वो ताजमहल को देख सकते थे। 8 साल कैद में रहने के बाद 74 की एज में शाहजहां भी इस दुनिया को अलविदा कर गए। शाहजहां का अब मुमताज से दोबारा मिलने का वक्त आ चुका था और उनको ताजमहल में ही दफन कर दिया गया। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई होगी। तो जाने से पहले मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।